कैसे लोग हमारे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि हज़ारों लाखों करोड़ों रुपीस लेके फ़रार हो जाते हैं और हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज का वीडियो आपको सच में हैरान कर देगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन स्कैम्स के बारे में जो इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शॉक क्रिएट कर चुके हैं। उन स्कैम्स की वैल्यू इतनी बड़ी थी कि उन्होंने पूरी की पूरी नेशन को हिला के रख दिया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पे स्कैम्स हो कैसे सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम आपको देंगे वो शॉकिंग डिटेल्स जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले हम जिस स्कैम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये स्कैम 2008 में इंडिया में सामने आया। इस स्कैम ने इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला के रख दिया। इस स्कैम की वजह से इंडिया को 1.76 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि बाद में भारतीय लोगों की नॉर्मल जिंदगियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 2G स्पेक्ट्रम क्या था। दोस्तों, 2G स्पेक्ट्रम जो है वो एक फिजिक्स की टर्म है, जिसे वेव्स के नाम से भी आप जाने जाता है। वेव्स जो है वो किसी भी मुल्क में चलने वाली जो वेव्स होती हैं वो उस मुल्क का एसेट होती हैं, और उस मुल्क की वेव्स के अंदर जब भी आप कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं या ट्रैवल करवाते हैं तो वो भी उस मुल्क के लाइसेंस के साथ ही चलता है। जब 2G आया इंटरनेट से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड जो वेव्स छोड़ी गई भारत के अंदर, तो उस टाइम पे जो उस टाइम की टेली कम्युनिकेशन कंपनीज थी जिन्होंने GSM के थ्रू डाटा चलाना था, तो उन कंपनीज ने गवर्नमेंट से लाइसेंस बाय करना था और लाइसेंस लेके आगे अपने जो एंड यूजर्स थे उन तक पहुंचाना था। तो दोस्तों, इसी में घपला हुआ, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर 1.76 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। उस टाइम की जो चंद बड़ी कंपनीज थी उनमें सबसे पहले यूनिटेक, जो कि टेलीनॉर इंडिया के नाम से जानी जाती थी और बाद में वो भारती एयरटेल के साथ मर्ज हो गई। दूसरे नंबर पे स्वान टेलीकॉम के नाम से एक कंपनी थी जो कि बाद में एतिसलात DB टेलीकॉम के नाम से जानी जाने लगी। तीसरी जो टेलीकॉम कंपनी थी वो थी लूप टेलीकॉम। इस स्कैम के चलते इन कंपनीज के और चंद और बड़ी कंपनीज के लाइसेंसेस 2012 में कैंसिल कर दिए गए। इस स्कैम के जो उस टाइम के की पर्सन थे वो ए राजा थे, जो कि उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, और बाद में CBI ने कानीमोजी को भी शामिल तफ्तीश किया। दोस्तों, इन लोगों ने किया क्या था? इन लोगों ने इस स्कैम के अंदर जो 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस ऑक्शन के थ्रू सेल होना चाहिए था, वो इन्होंने इलीगली लोगों को सर्व किया। इन्होंने एक अपनी टर्म यूज़ की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे इन्होंने सारे की सारी टॉप की कंपनीज के साथ मिलके उनको इलीगली ये वाले लाइसेंसेस जो थे वो एलोकेट किए, और ये लाइसेंस उस टाइम की जो मार्केट वैल्यू थी उससे बहुत ही सस्ते दामों फरोख्त किए गए, और कंज्यूमर को इन्होंने अपने लालच के चलते एक्स्ट्रा बिल्स बनने पर मजबूर कर दिया। यानी कि आप सब लोग जो इंडियन हैं वो उन लोगों के लालच की वजह से ज़्यादा पैसे भर रहे थे, जो कि एक करप्ट टोला था। दोस्तों, 2012 में 122 कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल करने के साथ साथ CBI ने ए राजा और कानीमोजी के ऊपर करप्शन की चार्जशीट भी फाइल की, और बाद में 2017 के अंदर CBI की स्पेशल कोर्ट ने बस ये कहते हुए कि ये जो करप्शन की चार्जशीट फाइल हुई है इसके साथ इनफ और सॉलिड प्रूफ्स नहीं है, ये कहते हुए ए राजा और कानीमोजी को रिहा कर दिया। दोस्तों, जो दूसरा स्कैम था वो था सत्यम स्कैम। सत्यम स्कैम 2009 के लगभग इंडिया में सामने आया, और इस स्कैम के अंदर
जो फाइनेंशियल फ्रॉड था वो 7,000 करोड़ रुपए का किया गया। इस स्कैम के पीछे सत्यम कंप्यूटर्स नामी एक कंपनी थी जिसकी बुनियाद रामा राजू और रामालिंगा राजू ने 1987 में रखी। 1991 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई और जल्द ही एक लीडिंग कंपनी बन गई। 2000 के दरमियान जो है ये कंपनी बाकी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM और सिस्को जैसी कंपनीज के साथ मिलकर काम करने लगी। सत्यम कंप्यूटर्स का बिजनेस यूरोप, USA, मिडल ईस्ट और एशिया पैसिफिक तक एक्सपेंड हो चुका हुआ था। 2008 तक सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की एक छोटी सी कंपनी से एक ग्लोबल गैंग बन चुकी हुई थी। इस स्कैम के अंदर रामालिंगा राजू ने कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया और फेक बैंक बैलेंसेस और फेक बैलेंस शीट्स दिखाई, जिसकी मेन वजह ये थी कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सके। और दोस्तों, इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुआ भी। सत्यम कंप्यूटर्स की एक डील जो कि शेयर होल्डर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए। प्रेशर बढ़ने पर रामालिंगा राजू ने खुद लेटर लिखकर कन्फेस किया कि ये अकाउंट्स फेक हैं। जैसे ही ये सच सामने आया तो सत्यम कंप्यूटर्स की जो शेयर मार्केट थी वो 90% तक नीचे गिर गई और इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। स्कैम के बाद रामालिंगा राजू को अरेस्ट कर लिया गया और सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी को टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया, जिसका नाम बाद में उन्होंने महिंद्रा सत्यम रख दिया। दोस्तों, इस तरह के स्कैम्स के बाद हमें लेसन मिलता है कि कभी भी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा मत करो और हमेशा डीप एनालिसिस करो और देन डिसाइड करो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। पाकिस्तान का हज स्कैंडल स्कैम भी कोई किसी से कम नहीं था। इस स्कैम में 2010 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हज ऑर्गेनाइज किया और कुछ करप्ट ऑफिशियल्स ने प्लेजरिज्म के थ्रू एक्स्ट्रा पैसे लिए। इस स्कैम के चलते पाकिस्तान के हाजी सऊदीया के अंदर भीख मांग कर रहने के लिए मजबूर हो गए। लोगों को ना तो वो रहाइश मिली जो उनके साथ कम्युनिकेट की गई थी और ना ही वो खाना मिला जो उनको बताया गया था। इस स्कैम के चलते 5 बिलियन रुपीस का घोटाला किया गया। ये सब उन लोगों के साथ किया गया जो कि अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को पूरा करने जा रहे थे। हज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, लेकिन इस स्कैम ने उनको भी नहीं छोड़ा। आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह कुछ लालची लोग इतने मामूली लोगों का पैसा भी खा जाते हैं। इस स्कैम के जो की पर्सन थे वो हामिद सईद काज़मी थे और इनके साथ कुछ और करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी शामिल थे। हामिद सईद काज़मी उस वक्त के वज़ीर मजहबी अमूर थे जिन्होंने ये सारा प्रोपोगंडा चलाकर इस स्कैम को सर अंजाम दिया। 2016 के अंदर अदालत ने हामिद सईद काज़मी को 16 साल की कैद की सज़ा सुनाई और साथ ही 2017 में इसी सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म करते हुए ये कहा कि ये सज़ा बिल्कुल गैर आइनी है और इसके ठोस सबूत या शवाहिद मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये सब स्कैम सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थे, बल्कि ये हमारे ट्रस्ट को तोड़ने वाले थे और ये सब हमें सिखाते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सेफगार्ड करना कितना ज़रूरी है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना है तो हमें इस तरह के स्कैम्स का सामना करने के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।